हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम 11 एंट्रेंस के लिए इंडो इस्लामिक और जीके की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने मिडिवल हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है और जीके के भी अच्छे खासे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ लिया, बुक्स एंड ऑथर पढ़ लिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लिया। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 एंट्रेंस के लिए। आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही सरताज क्लासेस के साथ बने रहिए। आपको मोर एंड मोर अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। बस आपको एक काम करना है, क्या? सरताज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को फोड़ देना है। ठीक है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि सारे नोटिफिकेशंस जब भी वीडियो आए तो आपको फौरन से पहले मिल जाए आप। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन संविधान के बारे में इसमें बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, यहां से भी क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं आपके लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन संविधान जो है, ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये पढ़ना है, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय अ पॉलिटिकल फिलोसोफर एम.एन. रॉय। यानी कि संविधान का हिंदी में संविधान कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, उर्दू में आईन कहते हैं। तो संविधान का आइडिया, आईन का जो ख्याल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे एम.एन. रॉय, तो उन्होंने दिया था। ठीक है, इनिशियली द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सचिदानंद सिन्हा and then after his death Dr. Rajendra Prasad was elected as the president। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन बन जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले। Who is known as the father of Indian Constitution? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अब बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution by the constituent assembly। ठीक है, अब पूरे संविधान बनने में बच्चों कितने साल लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। पूरा संविधान लिखने में, बनने में कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब अगली चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया है बच्चों? ये भी पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो बच्चों अडॉप्शन डेट, यानी कि जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949 और इंप्लीमेंट किस दिन हुआ है? 26 जनवरी 1950। आप रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को हर साल, तो 26 जनवरी 1950 में कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, केम इनटू फोर्स आया था, मतलब इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो उससे 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ है? तो 26 नवंबर 1949। इंप्लीमेंट कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950। Our tricolor national flag was adopted by the Constituent Assembly on 26 जुलाई 1947। हमारा तिरंगा जो है वो कब अडॉप्ट हुआ है? तो वो हुआ है बच्चों 22 जुलाई 1947 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Our national flag was designed by पिंगली वेंकैया। तो हमारा नेशनल फ्लैग जो है, जो प्रेजेंट फॉर्म में इस वक्त है, वो किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया। वैसे और भी डिजाइन आए थे, लेकिन सबसे बाद में जो भी अप्रूव हुआ, फाइनल हुआ, जो हम आज के वक्त में देखते हैं, वो किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो बच्चों आपको प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन होते हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी पावर्स हैं, वो भी आपसे एग्जाम में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं। The president of India is the executive head of the state and first citizen of the Republic of India. ठीक है बच्चों, the president of the India is the executive head of the state and the first citizen of the Republic of India. तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, who is the executive head of the state of India? तो वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूरे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब कंट्री का, इंडिया के पूरा एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये कौन है, पहले नागरिक हैं। भाई इंडिया के पहले नागरिक कौन होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन। स्टेट यहाँ पे स्टेट जो है वो इंडिया एज अ स्टेट की बात हो रही है, पूरी इंडिया एज अ स्टेट की बात हो रही है। तो पूरे इंडिया के हेड कौन हो गए, वो हो गए प्रेसिडेंट, ठीक, और पहले नागरिक भी, ठीक। The president is the commander in chief. The president is the commander in chief of the Indian Armed Forces and appoints chiefs of Army, Navy and Air Force. तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन सी है, आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन सी है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये तीनों क्या है, इंडियन आर्म फोर्सेस। इन सब के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनके आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है साहब, एंड अपॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है किसको अपॉइंट और रिमूव करने की, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर है। ठीक है, मतलब रिमूव अपॉइंट तो खैर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से मतलब इलेक्शन लड़के होते हैं, ठीक है, लेकिन रिमूव करने की पावर भी होती है, पावर्स भी ये शामिल हैं प्रेसिडेंट की। अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन के अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट या रिमूव करने वाला पोजीशन वो है। ठीक है, क्योंकि ये भी चीजें होती हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर आ गया, कौन बनेगा, वो चीज फेस कौन रहेगा, वो सब चीजें बाद में डिसाइड रहती हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, और हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को भी। ठीक, गवर्नर ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ये क्या होता है, एक लॉ ऑफिसर होता है, सरकार की तरफ से एक वकील होता है, बहुत हाई पोजीशन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक होता है, ठीक, ये भी कौन अपॉइंट करता है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये कौन होता है, बाय प्रोफेशन, अटॉर्नी जनरल जो होता है बाय प्रोफेशन एक लॉयर होता है। कौन होता है, लॉयर होता है, ये है ना, लॉयर होता है जो एक तरीके से कह सकते हैं आप सरकार के को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक, सरकार को मतलब सरकारी वकील टाइप का, सरकार का वकील कह सकते हैं आप, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये जो है ये भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको अभी पता होगा कि जैसे एमयू में भी वाइस चांसलर सिलेक्ट होने की जो मुहिम चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एमयू के वाइस चांसलर को भी कौन अपॉइंट करता है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, जैसे अभी ईसी की मीटिंग हुई तो वहां 5 नाम छांटे गए, और क्या नाम है, उसके बाद अभी आज ही, जैसे कि आज 6 तारीख है, 6 नवंबर है, तो आज ही एक मीटिंग है जिसमें 5 में से 2 नाम एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 नाम बचेंगे, कि ये 3 नाम है रेस में वीसी बनने के। तो ये 3 नाम कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी एक को चूज कर लेंगे एज अ वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो कितने बड़े एजाज की बात है। ठीक है, ये भी देखिए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको सबको पता है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन,
ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे पहले जिनकी मौत ऑफिस में हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू, वो सेकंड हुई, ठीक है, सेकंड लेडी हुई है। लेकिन वो अपने आप में पहली भी किस चीज के लिए? फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, यानी कि जो ट्राइबल कबीले से जो आती हैं वैसी महिला जो है वो पहली बनी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल में देखी जाए तो सेकंड लेडी वुमेन प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट के बाद जो पोजीशन है नीचे भाई वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का? कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होगा, ठीक है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा एक तरीके का, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट एटसेट्रा, ठीक। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? जब भी प्रेसिडेंट गैर हाजिर है, मौजूद नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट रहता है ना, यानी कि उनकी जगह में एक्टिंग प्रेसिडेंट वही काम करते हैं। अब वो एब्सेंस किसी भी वजह से हो सकती है, या तो उनकी डेथ हो गई हो, या उन्होंने रिजाइन दे दिया हो, या इंपीचमेंट हो गया। इंपीचमेंट का मतलब कि भाई प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया गया और फिलहाल कोई प्रेसिडेंट नहीं है जैसे, तो फिर उस वक्त कौन काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। इंपीचमेंट का मतलब क्या है? कभी भी जो गवर्नमेंट में जिसकी सरकार होती है, मतलब उनके लोग प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई नहीं है या कुछ है, तो दूसरा प्रेसिडेंट लाना चाहते हैं, फिर तो उनको हटाया जा सकता है, तो वो इंपीचमेंट कहलाता है, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जिनके नाम पे टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस वाज श्री कृष्णकांत। ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जिनकी डेथ ऑफिस में हुई वो कौन थे? श्री कृष्णकांत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ना, पोजीशन है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या क्या करता है? यहां से 2-3 पॉइंट्स मिलने बच्चों। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया का मुख्य सलाहकार होता है, मशवरा देने वाला, ठीक है, मुख्य सलाहकार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होता है? तो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। एंड द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स, जिसकी सरकार होती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। चीफ स्पोक्समैन पार्लियामेंट में देखा होगा तो चीफ स्पोक्समैन जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी अपनी सरकार की तरफ से वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, और चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट होता है इन द पार्लियामेंट, ठीक। चौधरी चरण सिंह was the only prime minister of India who did not face the parliament while being in office. चौधरी चरण सिंह एक इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी ऑफिस फेस नहीं किया, पार्लियामेंट का ऑफिस, पार्लियामेंट डिडंट फेस द पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग इन ऑफिस। अपने कार्यकाल में रहते हुए कभी भी पार्लियामेंट नहीं गए वो। चौधरी चरण सिंह पहले मतलब इकलौते ऐसे अब तक हैं जिन्होंने, चौधरी चरण सिंह इकलौते अब तक के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, यानी पार्लियामेंट नहीं गए। अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूं, ठीक है, अपने टेन्योर में। इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब जानते हैं,
ठीक है, इंदिरा गांधी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं हमारा टॉपिक, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, हाँ, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक, अब बच्चों आप क्या बता सकते हो इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इंडिया के पार्लियामेंट का नाम बच्चों क्या है, बता सकते हैं? तो इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है, इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है संसद। संसद, ठीक है, संसद। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो इंडिया की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि सारे कानून जो हैं, बिल पास होते हैं, सारे कानून जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, इंडिया की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, बिल पास होते हैं, फिर वो क्या नाम है, लॉ बन जाता है। द नेम ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट इज, अभी मैंने आपको बताया, इज संसद। इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू हाउसेस, दो हाउसेस है, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं भाई, अपर हाउस, और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट दो हाउसेस से मिलकर बनी है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, या राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। तो इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने बताया राज्यसभा अपर हाउस है पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को और किस नाम से भी जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस, ठीक, किसका नाम है? राज्यसभा का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। चाहे हम अपर हाउस कहें तो डेट मींस राज्यसभा की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहें तो भी राज्यसभा की बात हो रही है। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, वो बीच में भंग नहीं होता, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 250 of these 238 members are to be elected indirectly from the states and union territories and 12 are to be nominated by the president. तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? तो वो है 250, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और बाकी बचे हुए 12 उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी अभी मैंने बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन सा है? लोकसभा, है ना। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन सा है? लोकसभा। या हाउस ऑफ द पीपल क्या है? तो लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। ठीक है, द हेड ऑफ द लोकसभा इज नोन एज स्पीकर। लोकसभा के हेड को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। देखा होगा आपने, जब लोकसभा में जो बहस हो रही होती है, सारी होती है, तो वहां पे एक जज जैसे जो बैठे होंगे वो स्पीकर होते हैं, हेड ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के हेड को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा गया है। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज जीवी मावलंकर। पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज मीरा कुमार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की? थी कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, चलो बच्चों तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, चलो ये लास्ट टॉपिक है इसका, इंडियन पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट्स। चलो अब फंडामेंटल राइट्स क्या है भाई? हमारे कुछ बुनियादी हुकूक हैं, यानी कि बेसिक हक हैं हमारे, जिनको कोई नहीं छीन सकता, यानी कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। ये एक ऐसे राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं हमारे, जो कोई नहीं छीन सकता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के, इंडिया के संविधान में लिखे हुए हैं, जो हर सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, वो हर सिटीजन को बाय डिफॉल्ट मिलते ही मिलते हैं, बेसिक हुकूक हैं हमारे। ठीक, इनको कोई नहीं छीन सकता। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। ठीक है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, जेंडर इससे बिलोंग करता हो, कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं। ठीक,
significantly fundamental rights are enforceable by the court subject to the certain conditions. फंडामेंटल राइट जो हैं वो कोर्ट के जरिए इंप्लीमेंट करे गए, मतलब किसी का वायोलेशन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और कुछ कंडीशंस के तहत वो कोर्ट जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक। These rights are called fundamental rights because of two reasons. इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? They are enshrined in the constitution which guarantees them. एक तो ये है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी करता है कि ये सबको मिलने चाहिए। दूसरी वजह, दे आर जस्टिफाइबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कि ये कोर्ट्स के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। अगर किसी का हक मारा जा रहा है फंडामेंटल राइट तो वो कोर्ट जा सकता है इसके लिए, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है कि ये सबको मिलने चाहिए, ठीक। ये जस्टिफाइबल हैं, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स इनको, अगर किसी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करवाएगी। इन केस ऑफ अ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक। अब बच्चों हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं बच्चों? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। There are 6 fundamental rights of Indian Constitution along with the constitutional articles related to them are mentioned below. कौन कौन से हमारे 6 आर्टिकल्स हैं बच्चों, इनके नाम आप याद रखना, ठीक है। भले ही किस आर्टिकल के अंदर आते हैं वो याद रखें ना रखें, लेकिन नाम जरूर याद रखो कि मतलब हमारे 6 कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। आर्टिकल 14 एंड 8 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। अब इसमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि हर, चाहे वो मतलब कोई भी जेंडर हो, से कोई मतलब नहीं है, इक्वालिटी की बात होगी, है ना, सबके लिए इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, सारी चीजें। तो राइट टू इक्वालिटी के जितनी भी पर्सपेक्टिव है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू क्या नाम है, राइट टू फूड हो, मतलब कुछ भी खाने के लिए हो, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 के बीच में। तीसरा कौन सा है हमारा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये वाला राइट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 23 से 24। तो चौथा क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 के नाम याद रखना, अगर याद कर सके तो आर्टिकल भी याद कर लो, ठीक। और इनके अलावा बच्चों एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कितनी होती हैं? तो ये होती है बच्चों 11, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, मेंशन है, आप कहीं भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही मतलब आसान है। जैसे होता है ना कि भाई नेशन की चीज को, हमें नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, ये सारी क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है आप इतना याद रखो, 11। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो वो है 6, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बच्चों ये था आपका इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक था। यहीं हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक, बाइंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब सरताज क्लासेस की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।